आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, है प्राइम टाइम। समाजवाद इस शब्द को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है। चाइना जैसा देश जो भारत के साथ साथ ही अंग्रेजों से मुक्त हुआ, वहां भी समाजवाद की प्रस्तावना की गई और कहा गया कि समाजवाद के आधार पर चाइना साम्राज्य करेगा। लेकिन क्या स्थिति है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी 100 साल पूरे हो गए हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस विषय में पारंगत, जो कि दुनिया भर के सभी, चाहे समाजवाद हो, चाहे लोकतंत्र का वाद हो, चाहे भारत में संविधानवाद हो, उस पर चिंतन करने वाले डॉक्टर सुरेश खैरनार हमारे साथ स्टूडियो में है। खैरनार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। चाइना में समाजवाद और कम्युनिस्ट पार्टी और ये सारी विचारधारा, जिसको हमारे भारतीय संविधान में भी जगह है, उसमें भी समाजवाद को अंतर्भूत किया गया है। क्या अस्तित्व है इसका चाइना में, और कम्युनिस्ट पार्टी कैसे लेती है इस शब्द को? प्रीतम जी, मेरे पास में माओइज्म के ऊपर या नक्सलिज्म के ऊपर या खुद माओ साहब के ऊपर कुछ ऐसी किताबों का भी मैं पठन करता हूँ। बाबा साहब से लेके, गांधी से लेके, गौतम बुद्ध से लेके कार्ल मार्क्स तक। और ये हमारे देश के एक बहुत बड़े चिंतक, ये किताब लिखने वाले व्यक्ति एम.एन. रॉय, और हमारे भारतीय दर्शकों को, आज इस परिचर्चा को सुनने वालों को बहुत आश्चर्य लगेगा। जिस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल का आपने जिक्र किया, उसके निर्माण करने वालों में का एक आदमी भारतीय था, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ऑफिशियली डिप्यूट किया गया था 1925 में। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921, यानी ये 100 साल चला रहा है जी। 4 साल के भीतर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी कुछ सफ़र अप डाउन हो रहा था वहाँ की उस समय की सरकार के खिलाफ, लिटरली मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की मीटिंग में जब एम.एन. रॉय ने एक थीसिस रखा चाइना के क्रांति को लेकर, या इस ढंग के जो भी आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही, भारत में भी चल रही थी, तो स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, जो कम्युनिस्ट रशिया के प्रमुख भी थे, लेनिन के बाद बहुत लंबे समय तक सेकंड वर्ल्ड वॉर भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। काफ़ी लंबे समय रशिया पर राज करने वाले लेनिन से जो विरासत ली थी, वो क्रुश्चेव के पहले तक, यानी 1970 के दशक की शुरुआत के पहले तक लंबा स्पैन है उनका। 1924 में लेनिन साहब की मृत्यु हुई, तो इनको कम से कम 25 साल से भी ज़्यादा का स्लॉट मिला है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जो भी रशिया का, उन्होंने, आज विषय हमारा रशिया का नहीं, इसलिए उस पर हम कभी फिर जरूर बात करेंगे, बिल्कुल, रशिया के भी ऊपर, लेकिन अभी हमारा फोकस चाइना पे है। तो एम.एन. रॉय जी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण में के एक कंपोनेंट रहे हैं। वो 5 साल के आसपास चाइना में रहे हैं। माओ वगैरह ये सब उनके लिए एक तरह से जूनियर या छोटे लोग थे। वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से डायरेक्ट भेजे हुए आदमी, यानी आप कल्पना कर सकते कि उनका हैसियत क्या होगा। जब उनका पानी का जहाज़ चल रहा था मॉस्को से निकलते हुए, तो ऊपर से उनके जहाज़ को सुरक्षा देने के लिए एक हवाई जहाज़ भी चल रहा था। इस ढंग से उनको सुरक्षित रूप से चाइना पहुंचाने का एक्सरसाइज स्टालिन ने उनकी व्यवस्था की थी। यानी उनका मतलब रुतबा क्या था, रुतबा और वजूद इतना, उनका इम्पोर्टेंस क्या था, ये उससे पता चलता है। और ये वो आदमी है जिसने रशिया के बाद में पहली बार दुनिया में दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है, वो मेक्सिको में। देखिए, एक भारतीय आदमी मिदनापुर जिले में एक शिक्षक के घर में पैदा होता है, बहुत साधारण परिवार का, पिताजी शिक्षक थे। आप कल्पना करो 19वीं शताब्दी के अंत के दौर में शिक्षकों की क्या तनख्वाह रही होगी, क्या खाने पीने को मिलता होगा। और ये नरेंद्र भट्टाचार्य, वो अमेरिका जाने के बाद अपना नाम बदल दिए। ओरिजिनल जन्म से इनका नाम था नरेंद्र भट्टाचार्य, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में इनको भारत में का मेरे हिसाब से कोई
क्रांतिकारी याद नहीं आता जिसने इतने दुनिया के मुल्कों का, इसमें स्टालिन से लेके, ट्रॉट्स्की से लेके, सन एच सन से लेके, माओ से लेके विश्व के लोगों के ही उन्होंने संस्मरण दिए है। मैन आई मेट, मैं उन लोगों को मिला हूं, उसकी जो लिस्ट है ना, वो देखकर आपका सर चकरा जाता है कि इतने लोगों के बारे में तो हमको, जतिन मुखर्जी जो उनके कॉन्टेम्प्ररी क्रांतिकारक थे, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, उसके बाद में चित्तरंजन दास जो बंगाल के लोकमान्य तिलक के कॉन्टेम्प्ररी नेता थे, एम के गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, लिवॉन ट्रॉट्स्की, लेनिन के इक्विवेलेंट रशियन क्रांति के हीरो, गोरगोई डिमिट्रो, ये रशिया के बहुत इम्पोर्टेंट मंत्री रहे हैं, माथरस राकोन, विलियम पिक, मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया जो आज 3 भागों में बट गया, ये मार्शल टीटो उस जमाने के माओ या लेनिन के इक्विवेलेंट नेता थे। और हमारा जो नॉन अलायंट मूवमेंट के निर्माताओं में से जवाहरलाल नेहरू, नासर और उसी तरह से मार्शल टीटो। तो ये मार्शल टीटो, मौरिक थोरेस, युगोनोव वर्गा, मिलिनकोव, मोलेटोव भी बहुत बड़े रशियन क्रांतिकारक और लेखक भी हो गए हैं, मैडम सन एच सेन, चांग कई शेक, जिनके खिलाफ चीनी क्रांति की या कम्युनिस्ट माओ की जो लड़ाई चली थी, ये चांग कई शेक के ज़माने की बात है, और सन एच सेन, डॉक्टर सन एच सेन, जिनसे एम एन रॉय की पर्सनल दोस्ती थी। वो थे तब तक, उन्होंने कम्युनिस्ट क्रांति को कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपैथेटिकली किया था, लेकिन उनके बाद में ये जो आए थे चांग कई शेक, जिनको हटाकर क्रांति हुई है 1949, प्रीतम जी 2 साल बाद, भारत 47, चाइना 49, 2 साल जूनियर है आज़ादी में भारत से। और वो चांग कई शेक के खिलाफ में, आप नागपुर में मेरे साथ बात कर रहे हैं, आपका शायद जन्म हो गया होगा, लॉन्ग मार्च यहाँ से भी एक निकला था। बिल्कुल। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम देने का आंदोलन जो हुआ था औरंगाबाद, तो हमारे ही मित्र है प्रोफेसर योगेंद्र कवाड़े, मेरे ही शायद एज के होंगे। ये माओ वाले लॉन्ग मार्च की बात दुनिया में सेकंड टाइम अगर किसी ने अमल में लाई थी तो योगेंद्र जी को मैं वो क्रेडिट दूंगा। दैट टाइम ही वॉज अ प्रोफेसर, बगल में ही अम्बेडकर कॉलेज में वो पढ़ाते थे, और नौकरी दाव पे लगा के, और वो तब लिमलाइट में आए। तो वो जो लॉन्ग मार्च की संकल्पना, वो माओ से तुंग, चाइना कितना विशाल है आप इसकी कल्पना कर सकते थे, भूगोल के भी हिसाब से, जनसंख्या तो है, भूगोल के भी हिसाब से भारत से भी कई गुना ज़्यादा है चाइना भूगोल में। तो उस चाइना में माओ से तुंग ने कई दिनों का लॉन्ग मार्च निकाला है, वो भी शस्त्रों के साथ में, हजारों या लाखों लोगों के साथ में। आप कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर निकलते हुए, मुक्त करते हुए मुल्क को। मैं महात्मा गांधी के अहिंसा तत्वज्ञान का समर्थक हूँ, पीस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जब बात कर रहे, तो मुझे लग रहा कि हम लोगों ने उन सब चीज़ों को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जिसमें माओ से तुंग ने, जो आदमी एक साधारण किसान, मार्जिनल फार्मर जिसको बोलते, उस घर में पैदा हुआ, गरीबी, घर में खाने की किल्लत उसने खुद अनुभव की है। तो इस हिसाब से नॉर्मन बोरलैग नाम के गेहूं के एक बड़े वैज्ञानिक भारत में आए थे जवाहरलाल नेहरू के समय में, और उसी समय अन्न की कमी की भारत की समस्या में उन्होंने किसी एक जगह के भाषण में बोला था कि भारत के गद्दी पे बैठे हुए जो लोग हैं ना, इनको भूख
का अनुभव एक कम से कम दिन होना चाहिए। जिस दिन होगा हम्म, उस दिन इनको भूख क्या चीज होती है उसका एहसास होगा, और तब अन्न समस्या के बारे में ये संजीदगी से सोचेंगे। हम्म, ये बड़ा अजीब मुल्क है। इस मुल्क में बाबा साहब जैसा आदमी स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़कर भी, एक होता है एक 10-10, 15-15, 20-20 कमरों के घरों में स्पेशल कमरे, स्पेशल लाइट वाले भी सुविधा है, सब कुछ है। ये इतना परस्पर विरोधी मुल्क दुनिया में बहुत कम मिलेंगे आपको। तो इस मुल्क के लोगों को माओ से तुंग की जीवनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये आदमी लगभग 1976 आपातकाल, जब मैं जेल में था, मुझे न्यूज़ मिली थी कि माओ से तुंग का देहांत हो गया उम्र के कारण। वो शायद 80 पार कर चुके थे उम्र के। लेकिन माओ से तुंग, इसको मैं चाइना का गांधी भी बोलूँगा। हालांकि उसमें हिंसा हुई है, कुछ कत्लेआम भी हुआ है, कुछ बड़े किसानों को या कुछ अपनी भी पार्टी के विरोधियों को वगैरह वगैरह, वो मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन इसलिए उनका भी प्रसिद्ध वाक्य भी है, बंदूक की नली से क्रांति निकलती है करके, ये उन्हीं का वाक्य है। लेकिन उसके साथ साथ ये दुनिया का पहला आदमी है। मैं, हमारे ये जो मित्र है जिन्होंने ये मुझे किताब खुद दी थी, ये भारत के पहले नक्सलाइट है जो इनको जाके मिले हैं। ये बाकायदा सिलीगुड़ी की तरफ से नेपाल की तरफ क्रॉस करके, नेपाल से जाते हुए तिब्बत की तरफ से करते हुए, और एक हफ्ता माओ के मेहमान थे। तो ये आदमी खुद माओ से मिला हुआ आदमी जिससे मैंने बातचीत की है, और ये माओ से तुंग है। उन्होंने मुझे कहा कि सुरेश जी, सबसे पहले माओ ने हमारी खबर ली, बोले कि आपकी दीवारों के ऊपर हमारे चेयरमैन माओ, हमारा चेयरमैन माओ, मैं चीन का चेयरमैन हूँ, मेरी बॉर्डर यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, मैकमोहन लाइन तक। आपको आपका माओ, आपको आपका चेयरमैन ढूंढना पड़ेगा। लानत है आप लोगों के ऊपर कि आपने आपके देश में आपका खुद का कोई नेता, खुद का कोई प्रतीक नहीं ढूंढा। मेरे को आप प्रोजेक्ट कर रहे चाइना का आदमी को, तो ये हर तरह से पॉलिटिकली भी और स्ट्रैटेजी के भी हिसाब से गलत है। एक विदेशी आदमी को आप आपके मुल्क में दीवारों पे चेयरमैन रंगने का जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो रोको। ये माओ से तुंग ने भारत के नक्सलाइटों के 70 के दशक में गए हुए डेलीगेशन को बोला है। ये मुझे इन्होंने खुद कहा है, ये किताब भी उन्होंने दी है। मैं उनको नक्सलबाड़ी में जाके, जहाँ पर उन्होंने आत्महत्या की 23 मार्च, बहुत दुखद बात है, लेकिन उनके मुंह से मैंने सुना है। और माओ से तुंग ने भी जब देखा कि हमारी बंदूक के नली से क्रांति निकलने वाला वाक्य मैंने कितना भी ताली लेने वाला किया होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपने सशस्त्र क्रांति को हम चंद कुछ सैनिकों के अलावा आम जनता, बहुजन समाज जिसको हम बोलते, वो एकदम हाथ बांध के खड़ा है। माओ से तुमको ये रियलाइजेशन हुआ, हमारे देश के माओइस्ट लोगों को मैं बोल बोल के थक गया हूँ, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये मेरी दोस्त ने लिखी हुई किताब है, अचिन वनाइक और अनुराधा, कमल मित्र चिनाय और अनुराधा चिनाय, ये दोनों जेएनयू के प्रोफेसर है, लेफ्टिस्ट है, सीपीआई के लोग हैं, उनकी ये जॉइंट एफर्ट है। हमारे देश के मैं माओइस्ट दोस्तों को भी बताते रहता हूँ, बहुत बार इनसे बहस होती है मेरी, कि 135 करोड़ के मुल्क में गढ़चिरौली में या दंडकारण्य में ये इस ढंग के फटाके फोड़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। माओ से तुंग ने ये चाइना में रियलाइज़ किया। चाइना उस समय में नंबर 1 ही पॉपुलेशन में था, आज भी है। तो माओ से तुंग ये पहला दुनिया का ऐसा आदमी जिसने ये रियलाइज़ किया, गांधी भी है, अम्बेडकर भी है, कि जब तक बहुजन समाज, जब तक आम आदमी, चाइना का हो, भारत का हो या कहीं और मुल्क का हो, वो शामिल नहीं होता, तब तक हमारी बंदूक से नली से निकलने वाली क्रांति, ये सिर्फ ताली लेने के लिए वाक्य ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में वो, व्यवहारिक रूप में 1000 साल भी हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये रियलाइजेशन माओ से तुंग को हुआ है, और इसलिए माओ से तुंग ये सिर्फ सशस्त्र क्रांति करने वाले या हम भारत के
तथाकथित दंडकारण्य से लेके जंगलों में जो जो कुछ एक रोमांटिसिज्म कर रहे हैं, उन सबको हम बोल के थक गए हैं कि ये गलत रास्ता है आप लोगों का। आप गढ़चिरौली भी नहीं मुक्त कर सकते, नागपुर तो बहुत दूर की बात है, और बम्बई और दिल्ली तो फिर तो बहुत दूर बात है। भारत में इस ढंग से नहीं चलेगा। जब माओ त्से-तुंग जैसा आदमी ये बात ऐतिहासिक रूप से लिख रहा है, अपने खुद के आत्मकथन में लिख रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये सब कम्युनिस्ट किताबें हैं, इनका पब्लिशर कोई एंटी कम्युनिस्ट नहीं है। और इसके बावजूद कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी इररिलेवेंट क्यों होती गई। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई इसी शहर में दशहरे के दिन, और उसी 1925 में कानपुर में दूसरा पुर, ये नागपुर वो कानपुर, वो औद्योगिक शहर था कभी उत्तर भारत का, उसमें कुछ लोग बैठकर, जिसमें महाराष्ट्रियन लोग ज़्यादा थे, जैसे इसमें भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का ही समावेश था। आपको आश्चर्य लगेगा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के भी श्रीपाद अमृत डांगे, गंगाधर अधिकारी, मीरजकर, जोशी, आपको कम से कम 75% नाम में कानपुर बैठक के महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो मूल मुद्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का रोल बहुत बड़ा रहा है, और आज उसको भी 100 साल 4 साल के बाद में होने वाले हैं। लेकिन अभी कम्युनिस्ट पार्टी को हमको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ये कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को भारत में ग्लास लेके, दूरबीन लेके ढूंढना पड़ेगा। हम चाइना की पृष्ठभूमि पर, पार्श्वभूमि पर देखते हैं कि जैसे रशिया से शुरुआत हुई कम्युनिज्म की, उसमें अलग अलग वाद हमें दिखते हैं नामों को लेकर भी। क्या चेंज है? जैसे हम मार्क्सवाद, फिर लेनिनवाद, फिर माओवाद, फिर इंडिया में आकर हम जब देखते हैं कि सीपीआई, सीपीएम अलग अलग वादों को लेकर अलग अलग पार्टियां इस पे काम कर रही है। क्या है ये विचार? असल में कार्ल मार्क्स ने 1848 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी, और वही साल कार्ल मार्क्स एंगल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया है। देखिए, कोइंसिडेंस देखिए। तो 1848 में जो दर्शन, जो फिलॉसफी लिखी थी, 1848 और अभी 2021, लगभग 250 साल का दौर में, अगर गलत नहीं तो कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ दर्शन जो है शासन मुक्त, शोषण मुक्त समाज का, और कार्ल मार्क्स ये कोई पहला आदमी नहीं है सोशलिज्म पे लिखने वाला, उसके पहले हेगल भी रहे, उसके पहले काफ़ी लोगों का मतलब वो एक लीगेसी है जिसको कार्ल मार्क्स ने और 2 कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, मजे की बात ये मेजॉरिटी लोग जर्मनी के हैं, हेगल भी जर्मनी का, कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के। बाद में भले उनको बेवतन होना पड़ा, इंग्लैंड में आज उनकी समाधि है, लेकिन ये सब जर्मन फिलोसोफर्स है। और समाजवाद का दर्शन का जो सोच, इसकी वजह ये है, ऐतिहासिक पार्श्वभूमि अगर संक्षेप में बताना चाहूँ तो जेम्स वैट नाम के वैज्ञानिक ने ये जो वाष्प होती है, स्टीम, चाय के पतीले के सामने वो बैठा हुआ था, उबल रही थी चाय स्टोव के ऊपर, और वो ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसको क्ल्यू मिला कि ये कोई तो भी एक ऐसी एनर्जी है जो ढक्कन को भी ऊपर उठा दे रही है। वहाँ से औद्योगिक क्रांति का एक तरह से जन्म हुआ, ऐसा कहा तो भी चलेगा संक्षेप में। यानी यांत्रिक औद्योगिक क्रांति, जिससे मशीनें बनना, जिससे बड़े बड़े उद्योग बनना शुरू हुआ। तो ये जेम्स वैट के उस संशोधन के बाद में जो एक विशाल क्रांति हो गई, जो कपड़ा हमारे चरखे ऊपर, जो हमारे हाथ के माग के ऊपर नागपुर में भी है वो कम्युनिटी। लेकिन मूल मुद्दा औद्योगिक क्रांति के बाद का जो मजदूरों का जो शोषण हो रहा था वो भयावह था। 18 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता था। मजदूरी मालिक के मन से जो होती थी, दी जाती थी, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। ये सब चीज़ों को देखकर कार्ल मार्क्स, क्योंकि वो खुद जर्मनी में पैदा हुआ, फ्रांस में रहा, इंग्लैंड भी उसने आखिर में अपनी जगह बनाई, वहीं पर मरा भी,
तो उसने ये जो औद्योगिक क्रांति का, जिसको आप एक तरह से एपिसेंटर बोलते, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, यही ऐसे यूरोप के ऐसे मुल्क थे जिनमें औद्योगिक क्रांति का क्लाइमैक्स हुआ था। और वो देखने वाले लोगों को औद्योगिक क्रांति के अंदर की शोषण की बातें, औद्योगिक क्रांति के अंदर में मालिक अमीर बेतहाशा होते जा रहे, मजदूर बेतहाशा गरीब होते उनका ये होते जा रहा है, शोषण शोषण हो रहा है। तो ये सिद्धांत का जन्म होने की जो बैकग्राउंड, क्योंकि हम कम्युनिस्ट चाइना के 100 साल के उपलक्ष्य में बोल रहे हैं, तो ये कम्युनिज्म वाला जो पूरा जो समाजवाद वाला जो सिद्धांत है, इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको 200 साल पहले की कमाधिक अपन कर ले सकते, लेकिन ये 200 साल पहले की औद्योगिक क्रांति का जो नज़ारा, उसका जो कुछ हुआ समाज में का, जो इसको क्लास स्ट्रगल बोलते, कास्ट का झंझट नहीं था जो हमारे यहाँ पर बाबा साहब पहले दार्शनिक या ज्योतिबा को उसके पहले क्रेडिट देना चाहिए कि जाति वाली बात जो हमारे देश के कम्युनिस्टों ने इग्नोर की। लेकिन क्लास, यूरोप में क्लास का ही चक्कर है, भले उसका नाम कारपेंटर हो, भले शू मेकर हो, लेकिन वहाँ कोई उसको शू मेकर है तो कोई चमार समझ के बेव नहीं करता, कारपेंटर नाम है तो कोई, वो सब इक्वली वहाँ चलता है चक्कर। रंग भेद का जरूर मामला रहा है, लेकिन ये जो जाति वाला जो मामला था वो यूरोप में नहीं रहा, नहीं है, दुनिया में भी लगभग कमाधिक प्रमाण में नहीं है। ये यही एकमात्र मुल्क है, कभी जाति नहीं, वो जात अपन ऐसा विषय पे एक दिन बैठ जाएंगे लगे तो वहाँ क्लास तैयार हो गया। एक क्लास हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों का, जो आज भारत में भी हम उनकी बात करते हैं कि इतना कोरोना में आप इतना सारा मदद का सामान बांटने का काम करने तो नौबत आ गई, लेकिन हमारे कुछ उद्योगपतियों का बैलेंस कितना बढ़ते गया है और कितना गुना बढ़ा है, वो चार्ट अगर देखेंगे तो चकाचौंध हो जाते आंखें। और आम आदमी की आमदनी कैसी घटी है, क्या क्या, एक रिक्शा आपके स्टूडियो के बाहर निकलूँगा, एक साइकिल रिक्शा वाला दिन भर उसको एक बैठने वाला प्रवासी, अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, लेकिन जब कंप्लीट लॉकडाउन में एक रिक्शा वाले का जो मैंने देखा था नज़ारा लक्ष्मी नगर चौक में, वो आंखों में पानी लाके ऐसा हाथ करके खड़ा था, प्रीतम जी मैं पलट के वापस आया यू टर्न मार के, और उसको मेरे जेब में जो भी कुछ था, सॉरी मुझे ये ऑन कैमरा कहना पड़ रहा है, और वो रोने लगा, और उसके पैर में चप्पल नहीं थे। मई महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैंने बता दिया, आपके स्टूडियो के बगल की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन उद्योगपतियों का जो एसेट्स है वो बढ़ने का मामला उस 200 साल पहले का भी कार्ल मार्क्स और इन सब लोगों ने जब देखा, एंगल्स, अच्छा आश्चर्य की बात, एंगल्स खुद एक उद्योगपति का लड़का था, एंगल्स के बाप की खुद की मिल थी, लेकिन उसके बावजूद एंगल्स समाजवाद दर्शन में योगदान देने वाला एक नाम बना है। मार्क्स एंगल्स ऐसा उसको संयुक्त रूप से बोला जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दोनों के नाम है। ठीक है, धनवान के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसको मजदूरों के प्रति, उनके शोषण के प्रति कुछ तो भी कंसर्न था। तो इस ढंग से कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट दर्शन या सोशलिज्म का ये जो एक तरह से दुनिया में जो शुरुआत हुई, उसकी वजह है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का शोषण। अच्छा, उसी में से नारा निकला, दुनिया के मजदूरों एक हो। अभी हम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साल का जश्न तिएननमेन स्क्वायर का, मुझे नहीं याद आ रहा कि दुनिया के किसी इवेंट्स का इतना ज़बरदस्त जो प्रदर्शन चाइना ने दिखाया है, मेरी तो छाती एकदम। लेकिन उसी समय उम्र के 15 साल से मैं यही सब पढ़ पढ़ के बड़ा हो रहा हूँ। तो इस कारण मुझे लगातार ये विरोधाभास दिख रहा था कि वर्तमान चाइना 1946 आपातकाल में मैं जेल में था, माओ से तुंग के देहांत के बाद डेंग आए, लिन पिवाओ आए, उसके बाद में और आया, और ये जो वर्तमान आया हुआ है, इनका और कम्युनिज्म का क्या संबंध है, ये मेरे लिए आज संशोधन का विषय है। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूँ चाइना के बारे में। वैसे तो भारत और चाइना, इनके जो संबंध है वो ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह से हम चाइना को देखते हैं कि एक तरफ वो हांगकांग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, भारत की
भारत में भी उसका हांगकांग बहुत उसी के कब्जे में। बिल्कुल। उधर हम तिब्बत के बारे में बात करेंगे तो तिब्बत को भी कब्जे में लेके रखा है। भारत के भी बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा भौगोलिक क्षेत्र जो है चाइना ने कब्जे में लेके रखा है। सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र की बात नहीं करेंगे तो जितना भी इंडस्ट्रियल भारत का सेगमेंट है या मार्केट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मार्केट्स है, वो लगभग चाइना के कब्जे में है। एक तरफ चाइना जश्न मनाता है समाजवाद को लेकर, एक तरफ चाइना जश्न मनाता है कि वो किस तरह से दलित शोषित वंचितों के पक्ष में है उनकी सरकार, और दूसरी तरफ इस तरह के उसकी जो प्रैक्टिस रही है वो बिल्कुल समाजवाद, जैसे आपने कहा, समाजवाद के विपरीत रही है। तो आप इसको कैसा लेंगे? इसको हमको जाना होगा 1990 की तरफ, आज से 30 साल पहले, जिसको खाऊजा, खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि हमारे हिंदी दर्शकों को समझने के लिए ये खाऊजा मराठी शब्द हो गया, लेकिन खासगी हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। उदार यानी मुक्त अर्थव्यवस्था भी समझ में आती है हिंदी भी वालों को। और जागतिकीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, वैश्वीकरण। प्रीतम जी, मैं आज शायद भारत में या दुनिया में शायद पहला व्यक्ति होगा जो ये डिस्कस कर रहा होगा, इस खाऊजा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चीन है। अमेरिका, यूरोप औद्योगिक देश है, उन्होंने भी धन कमाया है वो अपनी जगह पे। सबसे ज्यादा अगर हाथ धोया है चाइना ने इस बहती हुई गंगा में उदारीकरण की, तो वो चीन ने। ये जो चीन के जो शासक माओ के बाद में जो आए ना, और इन्होंने जो समाजवाद को एक तरह से परे रखकर समाजवाद को मोल्ड किया, समाजवाद को उन्होंने वहां कायम रखा, समाजवाद को उन्होंने संशोधित किया, बिल्कुल नहीं। मैं ऑन कैमरा बाकायदा बोल रहा हूं, मेरे कई कम्युनिस्ट दोस्तों को बहुत नागवार गुजरेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चाइना में आपको कम्युनिज्म या समाजवाद ढूंढना पड़ेगा। ये जो फिलॉसफी की दरिद्रता नाम का एक निबंध है कार्ल मार्क्स का खुद का, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नाम से। और ये जागतिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन का जो भी तथाकथित मामला जिसके हम विरोधी लोग रहे हैं, आप भी होंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुल्क अगर कोई है विश्व में, तो आज वो चाइना है। जिस चाइना में चाइनीज क्रांति के पहले क्या स्थिति थी ये भी थोड़ी बहुत हम सबको मालूम है। उसी से माओ से तुंग पैदा होता है, वो क्रांति करता है। 1976 तक वो चाइना को कम से कम 2 समय का खाने तक वो लेके आता है। माओ से तुंग का जो सूट था या कपड़ा था अंग का, वो एक प्रीतम का भी था, वो एक, यानी वो जो चाइनीज नीचे के लेवल के आदमी के कपड़े खरीदने की जो औकात थी, वही कपड़ा माओ से तुंग के भी शरीर पे होता था। वो भी चाइना हमने देखा है। वो चाइना भारत के 2 साल बाद का हमारे नज़रों के सामने है और हमारे इन मित्रों के भी सामने है। ये जो गए थे उसको पैदल बेचारे कई किलोमीटर, और बाद में उनको फिर एयरलिफ्ट किया, लेकिन इसकी वजह थी कि वहाँ कुछ समाजवाद का जो कुछ हो रहा था। हालांकि बहुत लंबा विषय है। सांस्कृतिक क्रांति में माओ ने जो कुछ किया था उसमें काफ़ी बुद्धिवादी भी मारे गए, कई लोगों की ये हो गई, उसमें हम जाएंगे नहीं। हम कल्चरल रिवॉल्यूशन पर फिर कभी एक आध बार अलग से करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पक्ष है वो माओ से तुंग की इतिहास की सबसे बड़ी गलती है। जैसे हम स्टालिन के बारे में बोलते वैसे ही माओ के भी बारे में, ये सब माओ की हम यदि महानता की बातें बोल रहे होंगे, लेकिन महान लोगों से गलतियाँ भी होती है, और वो गलतियाँ छोटी नहीं होती है, वो भी बड़ी होती है, वो बड़ी ही होती है। तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ करोड़ लोगों का मासेकर हुआ है, वो अलग विषय है, हम उस पर आज नहीं जाएंगे। आज हम वर्तमान जो बैठे हुए हैं, और इन्होंने क्या किया है, ये पुतिन और भी एक है नमूना, इन लोगों ने अपने आप को मरते दम तक राष्ट्राध्यक्ष, जब तक इनका स्वास्थ्य शरीर दिमाग ठीक है तब तक ये लोग राष्ट्राध्यक्ष उन देशों के प्रमुख बने रहेंगे। मतलब चुनाव के नाम पे, मतलब क्या तमाशा होगा वो रशिया में भी हो गया है, पुतिन ने खुद अमेंडमेंट कर लिया है। और पुतिन ये रशिया, कम्युनिस्ट रशिया के समय में केजीबी का एजेंट था।
ये पुतिन कोई अचानक कभी कल परसों पैदा हुआ लड़का नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप में 1990 में जो ग्लासनोस्ट पेरिस्ट्रोइका होने के बाद में जो कुछ पूरा ईस्टर्न यूरोप में जो कुछ क्रांति मतलब कम्युनिस्ट जो किले थे वो ढहना शुरू हुए, जिससे युगोस्लाविया मुल्क गायब हो गया। आज वो अलग अलग खेमों में बढ़ गया है। जर्मनी, रशिया खुद, उत्तर जर्मनी, रशिया खुद। तो इस ढंग से विश्व में उस ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी नाम लेने जैसी अभी रशिया में भी है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन एकदम निग्लिजिबल जैसी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की हालत बन चुकी है। जैसे चाइना में हम देखते हैं कि एक तरफ 100 साल हो गए पार्टी को, उसका जश्न मना रही है कम्युनिस्ट पार्टी, और ये विचारधारा लेकर कम्युनिस्ट पार्टी आई थी कि हम मजदूर है, वंचित है, शोषित है, उनको अधिकार और उनका अच्छा जीवन देंगे। लेकिन चाइना में आज वास्तविकता वो नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, हर कम्युनिस्ट किताब के ऊपर लिखा होता है दुनिया के मजदूर एक हो। चाइना में यूनियन करने की मनाही है, बिल्कुल। वर्तमान चाइना में मेरे कुछ परिचित लोग चाइना में कुछ सामान खरीदने जाते, कोई गहने वाले लोग हैं अमरावती के शराब, कोई कपड़े वाले लोग हैं जो रेडीमेड कपड़ा लाने के लिए जाते हैं, कुछ फर्नीचर वाले लोग हैं जो फर्नीचर भी चाइनीज़ मेड फर्नीचर लाने जाते, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग हैं, मोबाइल वगैरह वाले जो लोग। मुझे उन्होंने बताया कि ये 1 लाख का मोबाइल चाइना 10,000 में भी दे सकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई मोबाइल 1 लाख का है और उसको अगर 10,000 में चाइना दे रहा है और वो चलता है, ऐसा नहीं कि वो बोगस है। भारत का गणपति से लेके गौतम बुद्ध से लेके मंत्रोच्चार के जो सारे इंस्ट्रूमेंट जो गायत्री मंत्र बजाते हैं सब चाइना से आते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन से लेके उनकी टोपी से लेके उनके झंडे से लेके सब वहां से आम आदमी पार्टी की भी टोपी या झंडों से लेके, यानी हमारे देश के शायद ही कोई ऐसी चीज छूटी होगी। जो दिवाली मनाते हैं उसकी जो लाइट, दिवाली के लाइट और इतने सस्ते, और इवन होली में जो पिचकारियां है आधुनिक वो भी चाइना से आ रही है। क्या नहीं, ऐसा कोई आइटम नहीं है प्रीतम जी कि जिसको चाइना ने नहीं बनाया, और डैम चिप। तो चाइनीज गुड्स का विश्व में जो डोमिनेशन मैंने देखा, ईरान में देखा मैंने अपने आंखों से, और सबसे बड़ी बात अमेरिका, जो अमेरिका पूरी दुनिया का दादा समझता है अपने आप को, उस अमेरिकन मार्केट में भी और क्या क्या चीज़ें, ऑटोमोबाइल से लेके, मोबाइल से लेके, कैमरों से लेके, ऐसी शायद ही कोई चीज़ छूटी होगी, पिन से लेके एरोप्लेन तक का। चाइना बेतहाशा उत्पादन, इतना उत्पादन कर रहा है, नए नए औद्योगिक शहर बन रहे। सुरेश खोपड़े नाम की मेरे एक आईपीएस दोस्त है, उइगर मुसलमानों का मसला जब चाइना में सांप्रदायिकता का रंग ले रहा था, तो उनका भिवंडी मॉडल करके एक, वो एसपी थे भिवंडी के दंगों में, उन्होंने एक मोहल्ला कमेटी का मॉडल डेवलप किया था, जो ऑस्ट्रेलिया और कई मुल्कों में उनको बुलाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के टाइम में। तो वो चाइना जाके आए। हाल के मेरे जाके आने वाले लोगों में के जो दोस्त है सुरेश खोपड़े, आईपीएस है, डीआईजी के पद से रिटायर हुए हैं, क्राइम ब्रांच के डीआईजी थे वो। उन्होंने मुझे कहा कि सुरेश जी आपको विश्वास नहीं होगा, बम्बई के भी ज़्यादा साइज के नए शहर, टोटली न्यू, ऐसा नहीं कि पुराने शहर को डेवलप कर रहे हैं, टोटल नए शहर करोड़ों की संख्या के निर्माण करने का काम बेतहाशा चाइना भर में नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 8-8 लेन के रोड और दुनिया भर के क्या क्या, इसमें चकाचौंध होने की बात नहीं है। तथाकथित विकास की दौड़ में 1909 में महात्मा गांधी ने औद्योगिक क्रांति देखने के बाद ही जो लिखा था, आज उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। चाइना ये दुनिया का शायद एकमात्र मुल्क होगा जो किसी भी पर्यावरण के कानूनों की परवाह नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता। चाइना का पोल्यूशन का आज ये हाल है प्रीतम जी कि बेजिंग, शंघाई और जो बड़े बड़े महानगर है, उनमें दिन में भी लोगों को लाइट लगाने पड़ते हैं रास्तों पर, सड़कों पर। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है औद्योगिक प्रदूषण के कारण।
और आपके हमारे जैसे लोग अगर रास्ते से चल रहे तो ऑक्सीजन का मास्क लगा के, ये अभी कोरोना का मास्क छोड़ दीजिए, वो ऑक्सीजन का एक अलग मास्क होता है, बड़ा अजीबोगरीब, किसी साइंस फिक्शन मूवी में आप देखते होंगे। वो चाइनीज़ रास्तों के ऊपर इस ढंग के लोगों को चलते फिरते हुए देखने के फ़ोटो भी है। और दूसरी संगीन बात, जिन लोगों ने थोड़ा सा 2 समय खाने इतना पैसा कमा लिया है, वो लोग अभी शहरों को छोड़कर गाँव में भाग रहे हैं, 2-4 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा लेकर उसमें अपनी खुद की खेती करके जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने कल ही एक लेख में लिख दिया है, आपके पास आने के पहले मैं एक आर्टिकल ही लिख रहा हूँ, इसके ऊपर पूरा नहीं किया, फाइनल स्टेप देने का है। उसमें मैंने वार्निंग दी है, चाइना का ये बेतहाशा डेवलपमेंट का जो भूत सवार है, जो समाजवाद, कार्ल मार्क्स के पर्यावरण के ऊपर भी लेख है, कार्ल मार्क्स के बेतहाशा औद्योगिकरण के बारे में सावधान होने की भी लेख है, लेनिन का भी है योगदान। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सभी कम्युनिस्टों ने आधाधुंध इसका ये किया है। हमारे पर्यावरण के भारत के आंदोलनों में तो मेजॉरिटी हमारे कम्युनिस्ट साथी शामिल होते हैं। एनरॉन के खिलाफ हमारा कोकण का आंदोलन चल रहा था, महाराष्ट्र सीटू की बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन है। तो पर्यावरण के बारे में हमारे कई कम्युनिस्ट दोस्त भी संवेदनशील है। नंदीग्राम सिंगूर का आंदोलन में भी हमारे काफ़ी सारे कम्युनिस्ट दोस्त लोग थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चाइना में पर्यावरण के बारे में औद्योगिक जो कुछ उनकी तथाकथित जो ये महाक्रांति है, ये औद्योगिक क्रांति नहीं है। क्रांति तो कब की हो चुकी, 200 साल पहले। आज चाइना में जो चल रहा है वो दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा प्रीतम जी जो चाइना नहीं बनाता है। और वो SEZ नाम आपने सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो खाली जोन नहीं है, वो जेल है। वो जोन के बाहर से पूरी जेल से भी बड़ी दीवारें बनाकर उनको बाकायदा कैद खाने में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। उसमें जो हजारों मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। 17-18 घंटा काम करने वाला मजदूर को आपको उसके घर जाने देने की आपको पुसाता है। और वेजेस के बारे में आप एक शब्द नहीं बोल सकोगे, वो जो देंगे वो वेज लेने पड़ेंगे। पूरी कम्युनिस्ट क्रांति खड़े होने की वजह, जिस क्रांति की बात हमारे कम्युनिस्ट साथी लोग करते रहते हैं, इस कम्युनिस्ट क्रांति में मजदूरों का, किसानों का, दलितों का, आदिवासियों का हम बात करते हुए थकते नहीं है। लेकिन चाइना ने इन सब बातों को एक पोटली में बांध के रख दिया हुआ है। और जिस ढंग की पागल दौड़, ये शब्द महात्मा गांधी का है, विज्ञान की पागल दौड़ में आज चाइना दुनिया का सबसे आगे चलने वाला, दौड़ने वाला मुल्क है। और जिस ढंग से चाइना ने तथाकथित, उनका GDP भी आप देख लीजिए, उनकी इकोनॉमी भी देख लीजिए। लाख कोरोना वुहान से निकला होगा, लाख कोरोना का भी असर उनके ऊपर भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज़ इकोनॉमी या चाइनीज़ औद्योगिकरण का जो रफ्तार है वो अमेरिका, यूरोप के लिए भी परेशान करने वाली रफ्तार हो गई है। और वो दुनिया के जो भी क्वेटो और दुनिया भर के जो अलग अलग जो नॉर्म्स बनने के जो बैठकें हो रही है, जो प्रोटोकॉल, और ये जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हम शब्द सुन रहे हैं। प्रीतम जी, मेरा एक स्टूडेंट मॉन्ट्रियल में पढ़ रहा है, वो बोल रहा सर आज यहाँ गर्मी है। जहाँ -25-30 डिग्री टेम्परेचर वो बोलता था, आज कनाडा में कई जगहों पर 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अमेरिका में भी चल रहा है। 1500 से ऊपर लोग मर चुके हैं क्योंकि उनको आदत ही नहीं है इतने टेम्परेचर बढ़ने की। ये जो इम्बैलेंस पृथ्वी का होना शुरू हुआ है, दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव के साथ छेड़खानी का जो कुछ मामला शुरू हुआ है, जिस ढंग से औद्योगिकरण का बेतहाशा जो चक्र चल रहा है, जिस ढंग से कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड पॉइजनिंग और दुनिया भर के जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले जो तत्व है, कोरोना के ऑक्सीजन की भी चर्चा में एक मसला ये भी है। कोरोना का ऑक्सीजन क्या, आपको अभी इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है क्या? आप यहाँ से बाहर निकलने के बाद में और 2 गुना ज़्यादा है। आपके स्टूडियो के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे तो और ज़्यादा है।
लेकिन ये जो आज समस्या आ पड़ी, इसमें एक तत्व ग्लोबल वार्मिंग का भी है। ऑक्सीजन अलग अलग ओकेजन में, जिसको हम आईसीयू बोलते हैं और वेंटिलेटर बोलते हैं, जो आपने ला के रखे हुए बाहर, ये देने की आवश्यकता उस शरीर को, जो शरीर अपने खुद के फेफड़ों से, अपने खुद के नाक से उस ढंग का ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, उसको वो आर्टिफिशियल देने की बात है, जो कोरोना में पूरा गड्ढम गोल हो गया है। और इसमें का एक कारक तत्व, मैं मेडिकल बैकग्राउंड का आदमी इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग ने भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रतिशत बढ़ती गया है, ऑक्सीजन खाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना है ना ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सीजन का बढ़ना है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का कम होना। इसलिए बार बार बोला जाता है कि पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन को वो ये करता है। चाइना इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा है। चाइना जिस ढंग से बेतहाशा औद्योगिकरण के पीछे पागल जैसा लगा हुआ है और किसी भी पर्यावरण के नॉर्म्स की, किसी भी औद्योगिक नॉर्म्स की परवाह न करते हुए वो जिस ढंग के उद्योग खोल रहा है, जिस ढंग का उत्पादन कर रहा है, उसके आर्थिक भले थोड़ी स्थिति बड़ी हो गई होगी, लेकिन चाइना पूरे विश्व के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये मैं आज 100 साल के कम्युनिस्ट पार्टी के तथाकथित जश्न के बहाने में आज वार्निंग देना चाहता हूँ कि तथाकथित चाइनीज़ डेवलपमेंट की और 100 साल को चाटना है क्या? ऐसे 100 साल और आप अगले 100 साल भी मनाओगे, लेकिन दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके आप मनाने का ये जो कर रहे हो, ये पूरे विश्व के सिविल सोसाइटी को, पूरे विश्व के सभ्य समाज को ये कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है। तो जनतंत्र के बारे में आपको चाइना में न माओ के समय भी कोई बहुत मतलब हम सुविधाजनक या ठीक बोल सकते हैं, लेकिन आज के दौर में वो चाइना नहीं रहा। और आज के दौर में तो आपको जनतंत्र का तो एक मजाक बना के रख दिया गया है कि जो आदमी मरते दम तक उस पद पे रहना चाहेगा या रहेगा, ये अगर बदल उस चाइनीज़ तथाकथित उनकी पार्टी के कार्यकारिणी में होता है, तो मैं प्रार्थना करूंगा कार्ल मार्क्स, एंगल्स, माओ, सभी महानुभावों के सामने, लेनिन के, कि इस चाइनीज़ पार्टी को सद्बुद्धि देने के लिए, और कम्युनिस्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे, इसका मुझे रह रहे कि हंसी आती है। जो कम्युनिज्म हमने पढ़ा है, जिस कम्युनिस्ट को हम जानते हैं, ये 1976 के बाद में, और थोड़ा सा 10 साल भी लगा लो, 90 तक चलो आओ, 90 के बाद में 2021 जुलाई, जिसमें वो 100 साल की क्रांति या कम्युनिज्म को या कम्युनिस्ट पार्टी को मना रहे। मैं प्रार्थना करूँगा वर्तमान चाइनीज़ सत्ताधारियों को कम से कम कम्युनिस्ट शब्द इस्तेमाल करना उन्होंने बंद कर देना चाहिए। एक शब्द होता है पूंजीपति, पूंजीवाद, और एक शब्द होता है समाजवाद या कम्युनिज्म। तो चाइनीज़ पूंजीवाद का ये जो तथाकथित कम्युनिस्ट रूप है ना, ये ड्रैगन सी पे भया हुआ है। तो ये जो चाइना का रूप है, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी 100 साल का जश्न मना रही है और चाइना पूरी दुनिया में एक विकसनशील देश है, और हमारी जो चर्चा चल रही थी कि जिस समाजवाद की बात चाइना में हो रही थी 90 के दशक से पहले, वो समाजवाद अब चाइना में नहीं रहा। वहाँ के मजदूर, वहाँ के शोषित जो लोग हैं, बहुत शोषित हो रहे हैं। भले चाइना ने प्रगति कर ली हो, लेकिन पर्यावरणिक दृष्टि से उसने पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे में डाला है। खन्ना साहब, आप स्टूडियो में आए, और अमूमन इस तरह के विषय भारतीय मीडिया में नहीं रहते, लेकिन इस आवाज़ इंडिया के जरिए इस विषय पर आपने एक प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।